हाँ, तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी 2026 में अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। हाँ, तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी 2026 में अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उनका मैथ का हम लोग आज न्यू सिलेबस जानेंगे, एग्जाम का पैटर्न जानेंगे, बेस्ट बुक उनका कौन सा होने वाला है वह जानेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वह जानेंगे, तथा 95% स्कोर कैसे लाएं, सारा जानकारी आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको जैसा कि शॉर्ट्स के माध्यम से एक बताया था कि इस वर्ष 2026 का हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं आप लोग का। लास्ट में आप लोग को इंपॉर्टेंट्स वीडियोस दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, क्रैश कोर्स लाया जाएगा, सारा चीज़ करवाने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपको होए तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं हम लोग, आज आपका मैथ का सिलेबस को डिस्कशन करना है। तो मैथ को सिलेबस को डिस्कशन करने से पहले कुछ बातें को हम लोग को जानना है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बतला दें सिलेबस आप लोग को क्यों ज़रूरी होता है, यह चीज़ हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, सिलेबस एक ऐसा चीज़ है जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम को हम लोग एक दृष्टि से लेते हैं। एग्ज़ाम आप लोग का एक युद्ध है, ठीक, एग्जाम युद्ध है। तो एग्जाम किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए आपको अस्त्र की आवश्यकता होती है, अस्त्र बोले तो हथियार की आवश्यकता होती है। तो यह सिलेबस जो है ये आप लोग का हथियार के रूप में काम आएगा। बिना हथियार के आप इस जंग में नहीं जीत सकते हैं। और आज की इस वाले वीडियो में हम यही आपका सिलेबस को कवर करने वाले, सिलेबस को बतलाने वाले हैं, तथा आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम में, कि आप लोग अपना ड्रीम यानी 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तथा उसके बाद हम आपको बतलाएंगे क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाएंगी हमारे द्वारा। सारा जानकारी आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताएंगे। अब बहुत सारे को यह मन में आता होगा कि 95 ही प्लस स्कोर क्यों, क्योंकि देखिए पहले के ज़माना में ऐसा बात था कि यदि आप फर्स्ट आते थे तो आपके एरिया में आपका नाम होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में फर्स्ट आना बहुत टफ था। लेकिन अब जहाँ भी आप सुनिएगा हर जगह लोग फर्स्ट ही आते हैं, इसलिए फर्स्ट आने से काम नहीं बनेगा। अब आप लोग को टॉपर बनना है। टॉपर बनने के लिए आपको 95% स्कोर जरूर चाहिए। 95% बोले तो आप लोग का 475 अंक आप लोग को चाहिए रहता है, वरना 450 भी आप लोग का अंक आता है तो वह भी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 450 अंक लाना आपका यह कोई छोटा बड़ा बात नहीं है, बहुत कम ही लोग 450 अंक लाते हैं। तो इससे आप लोग का कोई कंफर्म नहीं है कि इतना ही नंबर लाना है। जो भी आपका ड्रीम है उस चीज़ को हम लोग को आज की इस वाली वीडियो में स्ट्रेटजी बताएंगे, उसी के अनुसार आप अपना ड्रीम तय करिएगा और अपने ड्रीम पे आप लोग को काम करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज पता है इस नंबर 1 पे बात करने वाले हैं बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि सब कोई भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो उससे पहले बुक हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन सा बुक पढ़ना है। तो देखिए, आप लोग का बेस्ट बुक तो आप लोग का एनसीईआरटी ही बुक होने वाला है, और इसी एनसीईआरटी बुक को फॉलो भी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बुक से आप लोग का लगभग 80 से 85 नंबर एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। थोड़ा सा डिजिट का थोड़ा अंतर रहता है, बाकी एनसीईआरटी ही आप लोग का बेस्ट है बुक, और कहीं आप लोग को ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। तो फॉलो हम लोग भी फॉलो करेंगे एनसीईआरटी ही, और एनसीईआरटी के सिलेबस को ही समझने वाले हैं, ठीक है। तो बुक का तो आप लोग का डाउट क्लियर है कि एनसीईआरटी बुक ही लेना है, और कोई भारतीय भवन इस सब का आप पढ़ सकते हैं, परंतु मेन आप लोग का एनसीईआरटी है, इसलिए पहले आप लोग को एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। उसके बाद आप लोग का टाइम बचता है तो किसी अन्य भारतीय भवन का बुक ले सकते हैं, या फिर कोई और पब्लिकेशन का आप लोग बुक ले सकते हैं, परंतु एनसीईआरटी आप लोग का नेसेसरी है, इसको लेना अति आवश्यक है। आगे हम लोग बात करते हैं नोटबुक के बारे में, अर्थात कॉपी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कोई के मन में डाउट रहता है कि मैथ का कितना कॉपी होना चाहिए। तो देखिए, आपका हालात हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते कि आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए कॉपी हम नहीं बताएंगे, परंतु इतना हम बता दें कि 2 कॉपी मिनिमम आप लोग को रखना पड़ेगा। एक तो आप लोग का जो क्लासेस होंगी उसका कॉपी रख लेना होगा, और दूसरा आप लोग को अपना फेयर बनाना होगा। क्लासेस कॉपी को ही आप रफ मान सकते हैं, रफ कॉपी कोई भी प्रैक्टिस करना होगा तो आप क्लास वाला कॉपी पे कर सकते हैं, और फेयर कॉपी पे आपको किसी भी प्रकार का रफ नहीं करना है, यह केवल आपको फेयर के कॉपी में रखना होगा। बाकी आपका मन करे तो आप 3 से 4 कॉपी भी रख सकते हैं, जिसमें आप लोग फेयर कॉपी एक ठे रख सकते हैं,
एक ठे आप लोग का रफ कॉपी रख सकते हैं, एक ठे आप लोग रख सकते हैं क्लास वाला कॉपी रख सकते हैं, एक ठे कॉपी आप लोग प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। मतलब रखने का तो आप कभी बहुत कॉपी रख सकते हैं, परंतु मैथ में आप लोग को मिनिमम 2 कॉपी आवश्यक है। मिनिमम 2 कॉपी आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोग का मेन आता है सिलेबस में चैप्टर्स के बारे में। क्या आपको चैप्टर के बारे में पता है कितना कितना चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है? तो चलिए हम लोग चैप्टर के बारे में पता करते हैं। वैसे तो अधिकांश लोगों को चैप्टर्स के बारे में पता ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग ऑनलाइन पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी करते होंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ऑफलाइन छोड़ देना है, ऑफलाइन भी करना है, लेकिन ऑनलाइन पे भी ध्यान देना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में क्या अंतर होता है और कौन सा बेस्ट है, इसलिए लास्ट में बने रहिएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। तो चैप्टर के बारे में हम बताएंगे और आपको मार्क्स के बारे में बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क पूछा जाता है। फिर लास्ट में हम लोग उसी के आधार पर डिसाइड करेंगे कौन सा आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहले तो चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर आप लोग का है वास्तविक संख्या, जिसका आप लोग का अंग्रेजी में होता है रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें आप लोग को स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा संख्याओं के बारे में, उसके बाद लसा मसा यानी कि HCF SCF के बारे में सिखाया जाएगा, फिर भाग सिखाया जाएगा, दशमलव प्रसार सिखाया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड सिखाया जाएगा, परिमेय अपरिमेय सिखाया जाएगा। ये सब चीज़ आप लोग को पहला चैप्टर में सिखाया जाएगा। दूसरा चैप्टर आप लोग का बहुपद, बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स। इसमें आप लोग को एक्स करके समीकरण दिया जाएगा, इस समीकरण को हल करना रहता है, XY करके समीकरणों को आप लोग को हल करना रहता है। तीसरा आप लोग का है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आप लोग को विभिन्न विधियाँ रहेंगी आप समीकरणों को हल करने का, जैसे हमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, व्रज गुणन विधि, ग्राफीय विधि। ग्राफ को भी आपको इसी में पढ़ना है। फिर उसके बाद आप लोग का द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में भी आप लोग का बहुपद ही की तरह है, परंतु द्विघात बहुपद में आप लोग को विवेचक, विविधकर, मूल इत्यादि ज्ञात करना रहता है। उसके बाद आप लोग का समांतर श्रेणी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AP कहते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो समांतर श्रेणी में आप लोग को पद दिया रहता है, A1 A2 A3 इस तरह से पद दिया रहता है। उसी का पहला पद, 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद, इस तरह से आप लोग को ज्ञात करना रहता है। उसके बाद कुल पदों का योग, यह सब चीज़ आप लोगों को ज्ञात करना रहता है, ठीक। अगले बढ़ते हैं हम लोग। छठा चैप्टर आप लोग का है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। इसके नाम से ही पता है कि इसमें आप लोग को ट्रायंगल के बारे में समझना है। सातवां आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में आप लोग को ग्राफ में ही दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मूल बिंदु से दूरी, यह सब चीज़ आप लोग को सीखना है। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति। इसका तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोग का बुक का है। और इसका चैप्टर का क्या उपयोग है यह बहुत लोगों को नहीं मालूम है था, इसीलिए इसके लिए चैप्टर 9 बनाया गया है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो यही है, तो इसके कुछ तो अनुप्रयोग होंगे हमारे जीवन में, इसीलिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक एक चैप्टर बनाया गया है, जो कि त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। 10वां चैप्टर आप लोग का वृत्त। इसका भी नाम से आप लोग को स्पष्ट होता है कि इसमें आप लोग को वृत्त के बारे में पढ़ना है, वृत्त पर आप लोग को स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ना है। ये सब आप लोग सिलेबस पढ़िएगा तो समझ में आएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे आप लोग का रचना 11 चैप्टर, जो कि आप लोग 8 9 10 से 8 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, जिसमें प्रकाल स्केल की सहायता से आप लोग को विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना रहता है। 12वां चैप्टर आप लोग का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आप लोग को क्षेत्रफलों के बारे में समझना है, वह भी केवल वृत्त के बारे में, यानी वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की क्षेत्रफल πr स्क्वायर, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल, यह सारा चीज़ आप लोग को इसमें सीखना है। उसका 13 चैप्टर में पृथ्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आप लोग को क्यूब यानी घन, वर्ग, फिर आयत, बेलन, इस सब के बारे में आप लोग को 13 चैप्टर में सीखना है। 14वां चैप्टर आप लोग का है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। इसमें आप लोग को माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन बारे में समझना है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। 15 नंबर चैप्टर और आप लोग का सबसे इजी और सबसे अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत बस चेंजिंग रहेगा, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। तो चैप्टर के बारे में आप लोग जान चुके हैं। चैप्टर हम लोग फिर से बता दें। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा 2 चर रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात बहुपद, पांचवा समांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति, नौवां त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां रचना, 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां सांख्यिकी और 15वां प्रायिकता। अब चलिए इनके इम्पोर्टेंस, इनका कितना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, मतलब कि कितना नंबर का पूछा जाता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए हम लोग
एक एवरेज की बात करते हैं कि कितना लगभग नंबर पूछा जाता है कोई भी चैप्टर से। हम नया नया सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो कि 2025 के आधारित हम लोग बताने वाले हैं कि 2025 में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल कितना एवरेज क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 आप लोग का चैप्टर के बारे में बात करें हम लोग वास्तविक संख्या, तो इसमें आप लोग का एवरेज 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है हर साल। 8 से 10 मार्क तो डेफिनेटली पूछता ही जाता है। फिर दूसरा आप लोग का बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स भी आप लोग का 10 से 12 मार्क का नंबर पूछा जाता है इस चैप्टर से भी, और 2025 में पूछा भी गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड चैप्टर, यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग का 15 से 17 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड चैप्टर में। आपका 14वां चैप्टर है, चौथा चैप्टर द्विघात बहुपद। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग को 18 से 20 क्वेश्चन 18 से 20 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पांचवा चैप्टर एपी समांतर श्रेणी। इसमें आप लोग का 8 से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जितना आप लोग का फर्स्ट चैप्टर से मिलता है उसी तरह से एवरेज है आप लोग का एपी से। उसके बाद बात करते हैं हम लोग छठा चैप्टर के बारे में। छठा चैप्टर भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दीर्घ क्वेश्चन डेफिनेटली हर वर्ष पूछा जाता है। तो यह मान के चलिए आप लोग का 20 से 22 नंबर का यह चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 के बारे में। तो इससे आप लोग का भी एवरेज 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर वर्ष एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप लोग का मान के चलिए कि 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। तो इसमें आप लोग का 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ठे दीर्घ पूछा जाएगा और एक ठे लघु पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी अब एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, लेकिन डेफिनेटली नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है 2-3 वर्षों से। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर 10 की अर्थात वृत्त के बारे में। तो इससे भी आप लोग का 9 से 10 नंबर का चैप्टर 9 से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे अगला आप लोग का रचना चैप्टर। तो सबको को मालूम है कि एक ठे बस दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, यानी 5 नंबर का यह चैप्टर है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस 5 नंबर का है तो है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 12 नंबर चैप्टर यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, 5 से 7 अंक का यह चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 13 नंबर चैप्टर अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। तो इससे आप लोग का 10 से 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें से आप लोग का दीर्घ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 14 नंबर चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स अर्थात आप लोग का स्टैटिक्स सांख्यिकी के बारे में। तो इस चैप्टर से इससे आप लोग का मान के चलिए कि 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक ठे दीर्घ इसका फिक्स रहता है और एक ठे लघु फिक्स रहता है। और अंत में हम लोग बात करते हैं प्रायिकता के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो इसमें आप लोग का दीर्घ क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाता है, केवल लघु क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव आप लोग का भर भर के इस चैप्टर से पूछे जाता है। तो प्रायिकता से हम लोग अनुमानतः बताएं कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको एक एवरेज पता चल गया होगा कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे चैप्टर 1 के बारे में जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इससे आप लोग का 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा नंबर की हम लोग बात करेंगे, दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद। इससे आप लोग का 10 से 12 नंबर। तीसरा आप लोग का 2 चर वाला रैखिक समीकरण 15 से 17 नंबर। चौथा है द्विघात बहुपद 18 से 20 नंबर। समांतर श्रेणी 8 से 10 नंबर। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे है आप लोग का त्रिभुज 20 से 22 नंबर। फिर निर्देशांक ज्यामिति 20 नंबर। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 35 से 40 नंबर। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9 से 10 नंबर और वृत्त 9 से 10 नंबर। आगे बात करते हैं रचना 5 नंबर फिक्स है हर साल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 से 7 नंबर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 10 से 12 नंबर। सांख्यिकी 12 से 15 नंबर और प्रायिकता 5 से 6 नंबर। अब इसी के आधार पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो हम यहाँ पे 5 से 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोग को उसमें पढ़ना तो सब है लेकिन विशेष ध्यान जिस पे देना है उन 5 से 6 चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, इसका जिसका नाम है आप लोग का 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद चैप्टर नंबर 4, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग त्रिभुज 20 से 22 नंबर का चैप्टर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 3 से 4 आपका लघु तरीय प्रश्न ही पूछ लिया जाता है। फिर त्रिकोणमिति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का त्रिकोणमिति के। उसके बाद फिर इधर है आप लोग का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन चैप्टर पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है। बाकी पढ़ना आप लोग को हर चैप्टर को है, कोई चैप्टर भी अपने
अपने जगह सब चैप्टर ठीक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर यही सब हैं। इन 6 चैप्टर पे आप लोग ध्यान लेंगे तो लगभग आप लोग का आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आधा सिलेबस आप लोग का इन चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 6 चैप्टर से। परंतु हम लोग को आधा नहीं करना है, हम लोग को पूरा चाहिए, क्योंकि 95% करने के लिए यह कोई 50% का बात नहीं है, हम लोग को 95% गेन करना है। तो इसलिए आधा से काम नहीं चलेगा, आप लोग को पूरा पढ़ना होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। पैटर्न, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम का पैटर्न, किस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो इस बार भी आपका वही पैटर्न रहने वाला है जो कि पिछले 3-4 सालों से लगातार रहा है। तो चलिए हम लोग रोड मैप को आपका समझते हैं। रोड मैप का आने का मतलब है आप लोग का कि किस तरह से आप लोग का आपका तैयारी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग कल परसों सभी दिन सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कल होने वाला डिस्कशन। आज मैथ का है। मैथ आप लोग का 100 नंबर का पूछा जाता है, ये तो सबको को मालूम है कि 100 नंबर का मैथ पूछा जाता है। ठीक, जिसमें से आप लोग को 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर आप लोग का सब्जेक्टिव रहता है। ये जो ऑब्जेक्टिव नंबर है 50 नंबर, यह 100 नंबर में से आप लोग को 50 बनाना रहता है। सिलेबस बिहार बोर्ड का इतना सिंपल सिलेबस है, 50% का यह सिलेबस मामला रहता है। मतलब कि यह जो 100 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम है, यह असलियत में 200 नंबर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें से आप लोग को 100 नंबर लाना है। तो सिलेबस कोई हार्ड नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो अच्छा नंबर आप लोग का आ सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। थोड़ा आप लोग को इतना बढ़िया से हम समझा देंगे कि ऑब्जेक्टिव का आप लोग का डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग को दिसंबर और नवंबर दिसंबर महीना में 1000 प्लस सीरीज़ हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें आप लोग को हर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। एक सब सब्जेक्ट का 1000 से ज़्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का डर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का तो मामला क्लियर हो गया। अब सब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव आप लोग का वही है, 100 नंबर 50 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर में से यह 50 नंबर का होता है। सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप लोग को 30 टिप पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न, जिसमें से आप लोग को 15 बनाना रहता है, यानी टोटल 30 नंबर का यह रहता है। क्योंकि 15 से टोटल क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक के लिए आप लोग को 2 नंबर मिलता है, अर्थात यह 30 नंबर का एग्जाम होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 5 नंबर का प्रश्न। तो यह 8 पूछे जाते हैं आप लोग को, जिसमें से 4 बनाना रहता है और 5 नंबर रहता है, इसलिए यह 20 नंबर का हो जाएगा, यानी 30 20 50। तो यही आप लोग का एग्जाम का पैटर्न रहता है। हर साल का यही पैटर्न है और इस साल भी यही पैटर्न रहने वाला है। 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 100 में से 50 करना रहेगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में 30 ठे आप लोग का लघु पूछा जाता है, जिसमें 15 ठे लघु बनाना रहता है, और दीर्घ 8 गो पूछा जाता है, 4 गो दीर्घ बनाना रहता है। लघु कुल 30 नंबर का होता है और दीर्घ 20 नंबर का होता है। तो आशा करते हैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब कुछ आप लोग को बतला दें हम कि पेपर का लेवल कैसा रह रहा है एग्ज़ाम का। तो देखिए, अभी हम लोग बात करें 2025 का, हाल ही में एग्ज़ाम हुआ आप लोग का, एक हफ्ता भी नहीं हुआ ख़त्म हुआ एग्ज़ाम का। 2025 में टफ़ एग्ज़ाम था कि मीडियम था कि लो था, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपका कुल एग्ज़ाम का सब्जेक्ट होता है 6 ठे, ठीक, भले ही 5 का नंबर जोड़ाता है, लेकिन एग्ज़ाम 6 ठे होता है। सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था इस बार हिंदी का। हिंदी का एग्ज़ाम होता है। हिंदी को हम लोग ना तो इजी कहेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो था सब बुक ही का, सिलेबस ही का था, परंतु कहानी में से क्वेश्चन दिया गया था। यानी सिलेबस आप पूरा पढ़े रहिएगा तो इजी था, और नहीं पढ़े रहिएगा तो बहुत हार्ड था। तो इसीलिए हम लोग इसको रखेंगे इजी टू हार्ड, इजी टू हार्ड के कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा आप लोग का एग्ज़ाम था मैथ का। मैथ का एग्ज़ाम के बारे में तो आप पूछिए मत। पिछले 3 से 4 साल, तीन मान के चलिए 3 सालों से सबसे आसान पेपर आया था मैथ का, बहुत इजी था। इसको पूरा इजी में हम लोग सेक्टर में रखेंगे, क्योंकि इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया था कि 8 गो दीर्घ पूछा गया था, जिसमें से 7 गो 6 गो दीर्घ बच्चा लोग को आ रहा था। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा में हम लोग का था संस्कृत। संस्कृत भी इजी क्वेश्चन था, कोई भी टफ नहीं था। व्याकरण भी कम पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग इजी के सेक्टर में रखेंगे। चौथा नंबर की हम लोग बात करते हैं। चौथा नंबर पे हम लोग का था सोशल साइंस। सोशल साइंस को हम लोग इजी टू हार्ड रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया है। टफ नहीं, सिलेबस ही का था, परंतु थोड़ा सा डीपली पूछा गया था, इसलिए हम लोग इसको भी इजी टू हार्ड रखेंगे। और आप लोग का पांचवा जो एग्ज़ाम था वो था साइंस का। साइंस का एग्ज़ाम को भी हम लोग इजी के लेवल में रखेंगे।
कुछ क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग बात करते हैं। तो 5 ही सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी ईजी टू हार्ड मतलब थोड़ा सा हार्ड था, बाकी मैथ पूरा आसान, संस्कृत पूरा आसान, सोशल साइंस पूरा आसान, और सोशल साइंस थोड़ा सा हार्ड था, और साइंस पूरा आसान। कुल मिला जुला के हम लोग बात करें तो बोर्ड उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आप सिलेबस अपना कंप्लीट करिएगा तो कुछ भी आप लोग के लिए दूर नहीं है, हर अंक आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यह जो आप इस 2025 की हम लोग बात किए, अभी हम बात करें 2024 का, तो 2024 में सबसे हार्ड पेपर आया था मैथ का। क्यों का हार्ड आया था? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था। मैथ में मेन क्या होता है? मैथ में मेन आप लोग का होता है कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया जाएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट ही पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। और मैथ में आप लोग को आपका प्रैक्टिस भी चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक आप लोग का नहीं मैथ का मजबूत होगा तब तक आप लोग मैथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कोई किसी को जोड़ घटाव भी नहीं आएगा तो वह क्या ही बोर्ड का एग्ज़ाम दे पाएगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया हम लोग का कंप्लीट। कहाँ तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हम लोग का थंबनेल पे हम लोग बात करें। थंबनेल पे हम लोग जो जो लिखे थे, पहला था सिलेबस हमने बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दिया, बेस्ट बुक भी बता दिया, और 95% की हम लोग बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग का टॉपिक बचा है, देखते हैं एग्ज़ाम पर टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग के बारे में तो देखिए, टाइमिंग अभी फिक्स नहीं हुआ है। टाइमिंग आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे बतला दिया जाएगा। यदि आप व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दिया जाएगा। टाइमिंग अभी फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि अभी आप लोग का सिलेबस शुरू नहीं हुआ है। अभी केवल सिलेबस के बारे में बतलाया जा रहा है, इसलिए टाइमिंग कंफर्म नहीं किया गया है, ठीक है। तो टाइमिंग आप लोग को बतला दिया जाएगा जल्दी ही। आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको मेन जो था, हाउ टू स्कोर 95%। तो देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप हैं आप लोग का, तभी आप लोग यह चीज़ कर सकते हैं। और इन स्टेप को आप लोग पूरा संभाल लेते हैं, अगर ढंग से अपने अंदर बैठा लेते हैं तो 100% है आप लोग का 95% आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप्स को बारी बारी से जानते हैं। स्टेप नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। मैथ के लिए ये अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अन्य सब्जेक्ट को बाद में देखा जाएगा, अभी केवल मैथ की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप लोग को फुल NCERT कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा? तो फुल NCERT कंप्लीट करना होगा। इसको कंप्लीट किए बिना आप लोग का काम नहीं चल सकता है। तो फुल NCERT 100% जरूरी है, यह करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का है मेन, मैथ में सबसे मेन जो चीज़ होता है प्रैक्टिस। जब तक आप लोग एक क्वेश्चन का 5 बार प्रैक्टिस नहीं करिएगा, वह आप लोग उसको समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद है आप लोग का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन में देखिए, ये जो NCERT है फुल, यह भी हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, प्रैक्टिस भी हम लोग करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक 2011 से आप लोग का करना होगा, 2011 से 2025 तक का। पूछे क्यों? क्योंकि 2011 से पहले अलग बुक था, उसके बाद बुक आप लोग का चेंज हुआ है, और 2011 से जो बुक चेंज हुआ है उसके बाद अभी तक बुक चेंज नहीं हुआ है, इसलिए 2011 से 25 तक आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जरूर करना होगा। अब बहुत लोग को यह नहीं मालूम, समझ में आया होगा कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। तो 2011 से लेकर के 2025 तक बिहार बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वह आप लोग को देखना होगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन में से आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इस वर्ष तो बहुत आप लोग को पूछा गया है। उसके बाद फिर आप लोग को लास्ट में हमारे द्वारा 1 शॉट करवाया जाएगा हर एक चैप्टर का, उस पर आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि 1 शॉट में आप लोग को वही चीज़ समझाया जाएगा जो मेन आपको एग्जाम में, एग्जाम बोर्ड मॉडल पे आप लोग को हर चीज़ समझाया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम बोर्ड द्वारा, प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस पे आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा। तथा आपको लास्ट में हम लोग लेकर के आएंगे 1000+ सीरीज ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको भी आप लोग को अटेंड करना होगा। और सबसे मेन चीज़ आप लोग का है रेगुलर क्लासेस करनी होगी। वो क्यों करवानी होगी रेगुलर क्लासेस? क्योंकि हम जो आपको सुविधाएं देने वाले हैं वह है फुल NCERT हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक आपको करवाया जाएगा 2011 से 25 तक हर क्वेश्चन को। और साल के अंत में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसको लोग क्रैश कोर्स कहते हैं, हम क्रैश कोर्स की जगह पे 1 शॉट कहते हैं, मतलब एक दिन में एक चैप्टर को पूरा फिनिक्स कर देना है, कॉन्सेप्ट केवल समझाना है। उसके बाद लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आपको लास्ट में करवाएंगे, जो कि आपका भले ही एक का क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, परंतु आपको जो बेसिक होता है वो हम आपको समझा देंगे, एग्जाम में आपको थोड़ा भी बहुत दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको 1000+ सीरीज रह जाएगा, जिसके अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट का आप लोग 1000
का क्वेश्चन अटेंड करना होगा ऑब्जेक्टिव का, जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इन कुछ बातों को आप लोग को ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप लोग को या आप अपने एग्ज़ाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुत लोगों के मन में है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे कि आपको जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं आप, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जिसके आधार पर ही आप लोग ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो आपका काम देगा, वरना ऑनलाइन स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ऑफलाइन ही में जाइए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन का फ़ायदा पहले हम लोग आपको बतला देते हैं और उसके बाद बतलाएंगे कि ऑनलाइन पढ़ते समय आप लोग को किन बातों को ध्यान देना है। फ़ायदा तो ये है, देखिए यहाँ पे आप लोग को कंपटीशन जो होता है, आप ऑफलाइन में जब कंपटीशन की बात करते हैं कंपटीशन की, तो वह केवल एक थे रूम के अंदर सीमित रहता है। उस रूम में जितना बच्चे पढ़ रहे हैं उतना ही तक वो कंपटीशन रहता है, उसके बाहर आपको कोई कंपटीशन नहीं रहता है। परंतु जब आप ऑनलाइन पढ़िएगा तो ऑनलाइन में आप लोग को पूरा बिहार का किसी भी जगह का बच्चा से कंपटीशन हो सकता है और किसी अपना आपको आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में। तो उसके बारे में बतला दिए कि सीमित रहता है उसमें कंपटीशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो भले ही आपके कोचिंग के टीचर आपको बढ़िया से समझाते होंगे, परंतु वह एक बार आपको समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, उसके बाद नहीं समझाएंगे। परंतु ऑनलाइन में है कि एक बार हम जो बोल दिए, अभी बोल दिए, तो वह रिकॉर्ड हो गया, आपका जितना मन करे अनलिमिटेड आप लोग अनंत तक देख सकते हैं, जितना मन करे उतना देख सकते हैं। यह बेनिफिट होता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन हम ये नहीं करें कि बेस्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन से, दोनों अपनी जगह सही हैं। ऑनलाइन में भी कुछ निगेटिव है, जैसे कि ऑनलाइन में आप लोग क्लास करने गए, कुछ इधर उधर का वीडियो आ गया, क्लिक कर दिए, तो यह सब भी कुछ निगेटिव है। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर है, परंतु दोनों अपनी जगह सही हैं। तो यह आपको देखना है कि आपको ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है या ऑफलाइन में अच्छा लग रहा है। बाकी ऑनलाइन में हमारे द्वारा तो कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है, अन्य जगह आप देखिएगा तो बहुत महंगा 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 फ़ी रह रहा है, तो उससे मतलब नहीं है हम लोग का। यह बात थी कि आप लोग को ऑफलाइन और ऑनलाइन में हम लोग अंतर बतला रहे थे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आप लोग को यह चीज़ पता ना कि जब आपका अभी का मोटिवेशन, अभी बहुत लोगों में होगा कि हम तो 95% कवर करेंगे, 450 पार करेंगे, तो अभी जो आप लोग का मोटिवेशन है वह 4 दिनों का नहीं रहना चाहिए, पूरे साल भर आप लोग का चलना चाहिए। यदि आप आज, बहुत लोग का रहता है कि शुरू में बहुत मोटिवेट रहेंगे, बहुत जोश हाई रहेगा, परंतु धीरे 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 जा करके उनका जोश पूरा लो हो जाता है। तो वैसा आप लोग को नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन रोज़ पढ़ना है, जोश कभी कम नहीं होने देना है, लेवल में जोड़ रखना है। जब हाई करना होगा तो हाई भले करिएगा, परंतु लो कभी मत करिएगा। ठीक, उसके बाद हम कुछ बात करते हैं। पहला कि देखिए ऑनलाइन में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो कहीं भी पढ़िए आप, हम यह नहीं कहेंगे हमारे पास पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़िए, क्योंकि देखिए जो भी टीचर अभी जो सुविधा दे रही हैं उसका बाद वह और कुछ खास देने सकता है, यह नहीं है कि उससे ख़राब देगा। इसलिए आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, आधा अधूरा एक वीडियो इधर से देख लिए, एक वीडियो उधर से देख लिए, तो उससे आप लोग का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, कभी कुछ नहीं पढ़ेंगे। दूसरा चीज़, आप लोग का लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटा पढ़ें और अगला दिन 2 घंटा पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप रोज़ पढ़िए, 3-3 घंटा रोज़ पढ़िए, ऐसा आप लोग का रूटीन रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरा कि ऑनलाइन में हम कुछ नहीं है, हम केवल थोड़ा बहुत आप लोग को सिलेबस बताएंगे, एडवाइस देंगे, सब चीज़ आप लोग पर डिपेंड करना है। तो सेल्फ स्टडी आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन में जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आपको होमवर्क भी देंगे, तो ये हम देखने थोड़ा ना यार कि आप कंप्लीट किए हैं या ना किए हैं, तो वह सेल्फ ही स्टडी आप लोग का है जो आप लोग को कंप्लीट करना है। और उसके बाद चौथा चीज़ आप लोग का, जो कि सबसे मेन चीज़ है, कि पीछे का आप लोग को याद रखना है। बहुत सारे लोग हैं कि 1 महीना पहले जो पढ़े हैं अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारा चीज़ भुला गए हैं, तो पीछे वाला भी आप लोग को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। हम पहले ही बतला दे रहे कि टॉपर आप लोग बढ़िएगा, तो उसमें हमारा अगर आप हम 20% दे रहे हैं तो आपको अपना 80% देना होगा, तभी जाके आप लोग टॉपर बनिएगा। बाकी टॉपर सोचिएगा कि हम वीडियोस देख लें, इधर उधर रील घुसका लें, तो उससे आप लोग टॉपर नहीं बनिएगा। तो यह चीज़ आप लोग को जानकारी में रखना होगा। उसके बाद अब हम लोग आपको बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो देखिए नोट्स तो हम बता रहे कि फुल नोट्स नहीं, हम लास्ट में आपको साल के अंत में इम्पोर्टेंस नोट्स देंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स बोले तो हर चैप्टर का हर वो क्वेश्चन देंगे, हर सब्जेक्ट का, जो कि आपके एग्ज़ाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इसकी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। हम आपको बतला रहे कभी भी हम आपको वायरल क्वेश्चन पेपर या हूबहू क्वेश्चन पेपर यह सारा कुछ नहीं करवाएंगे। हमेशा हम आपको वही पढ़ाएंगे जो सिलेबस में रहेगा।
क्योंकि इस साल आप देखिएगा तो जो क्वेश्चन आया है सिलेबस ही का आया है, कुछ वायरल क्वेश्चन पेपर और कुछ क्वेश्चन बैंक की सबसे नहीं आया है। तो इसलिए आप लोग को सिलेबस पढ़ाया जाएगा। नोट्स हम वैसे भी मैथ में तो कोई नोट्स होता नहीं है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ही केवल है। तो सॉल्यूशन तो हम लाइव क्लास में करवा ही देंगे, तो नोट्स का तो टेंशन है नहीं। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग को टेंशन नहीं करना है, और जो भी नोट्स दिया जाएगा आप लोग को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे ही दिया जाएगा, इसलिए वहाँ पे आप लोग को जुड़ना नहीं भूलना है। उसके बाद बहुत लोग सोचते हैं स्टार्टिंग में कि मैथ को आप लोगों को कितना समय देना है। तो देखिए, हम आपको एक एवरेज बतला रहे हैं कि यदि आप अन्य विषय को, जैसे कि हम बात करते हैं कि सोशल साइंस को आप लोग देते हैं 2 घंटा, साइंस की बात करें तो साइंस को दे रहे हैं 2 घंटा, संस्कृत को दे रहे हैं आप लोग 1 घंटा, और हिंदी को दे रहे हैं 1 घंटा, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग को मैथ में कम से कम 3 से 4 घंटा देना होगा, तभी आप लोग का काम बढ़ने वाला है। हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि मैथ और संस्कृत यह दो ऐसे विषय हैं जो आपको एग्जाम में डुबा सकते हैं। और यह क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यह दोनों 100 नंबर के प्रश्न, 100 नंबर के एग्जाम होते हैं। और संस्कृत कोई पूरे बिहार में आप देखिएगा तो कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो संस्कृत में विद्वान होंगे, तो इसलिए संस्कृत सब कोई नहीं पढ़ पाता है। तो संस्कृत पे आप लोग को विशेष ध्यान देना है। और मैथ ऐसा चीज़ है कि जितना भी बड़े बड़े विद्वान होंगे वह मैथ में मात खा ही जाते हैं, इसलिए मैथ एवं संस्कृत पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी पढ़िएगा आप अपने अनुसार, किसी के कहने में नहीं कि सुबह में मैथ पढ़ो, रात को साइंस पढ़ो, दोपहर को सोशल साइंस पढ़ो, ऐसा नहीं। आपको जब जो पढ़ने का मन करेगा वही पढ़ना है, कोई भी दबाव नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है आप लोग का, एनी डाउट रहता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, आपका आंसर ज़रूर हम देंगे। बाकी जैसा कि हमने आपको बतला दिया कि आपको कोई भी नोट्स चाहिए या क्लास का टाइमिंग, तो वह आप लोग को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, तो इसलिए ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। और हम बता दे रहे कि यह जो कोई भी क्लासेस होंगी तो ये जिसमें हम लोग अभी लिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैनल। यह पैनल है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो यह भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ एकदम फ्री है। जल्दी ही आप लोग का क्लासेस शुरू होने वाली है। अभी सब सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैथ का हो गया है, कल साइंस का सिलेबस हम लोग कर लेते हैं, परसों दिन सोशल साइंस का, तरसों दिन हिंदी का और संस्कृत का। एक दिन में सोच रहे कि हिंदी संस्कृत को एक ही दिन में कर दे, और 1 मार्च से आप लोग का और 1 मार्च से कि आप लोग का सिलेबस शुरू कर दिया जाएगा। टाइमिंग आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे ही बतला दिया जाएगा कि किस दिन कौन सब्जेक्ट रहेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपको बता दिया हमने, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता रहे। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।